चैप्टर 12 अंदर की जानकारी। बहुत देर तक बॉने दरवाजे के सामने अंधेरे में खड़े होकर बहस करते रहे। आखिरकार थोरिन बोला, अब समय आ गया है हमारे आदरणीय श्री बैगिंस के लिए, जिन्होंने स्वयं को हमारी लंबी यात्रा में एक अच्छा साथी सिद्ध किया है, तथा जो अपने आकार से कहीं अधिक साहस और संसाधनों से परिपूर्ण है, तथा यदि मैं ऐसा कहूँ तो सामान्य भत्ते से कहीं अधिक सौभाग्यशाली हैं। अब समय आ गया है कि वे वह सेवा करें जिसके लिए उन्हें हमारी कंपनी में शामिल किया गया था। अब समय आ गया है कि वे अपना पुरस्कार अर्जित करें। आप थोरिन की महत्वपूर्ण अवसरों पर की जाने वाली शैली से परिचित हैं, इसलिए मैं आपको इसके बारे में और अधिक नहीं बताऊंगा, हालांकि वह इससे कहीं अधिक समय तक बोलता रहा। ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण अवसर था, लेकिन बिल्बो अधीर महसूस कर रहा था। अब तक वह थोरिन से भी काफी परिचित हो चुका था और वह जानता था कि वह क्या कहना चाह रहा था। अगर तुम्हारा मतलब है कि तुम सोचते हो कि गुप्त मार्ग में पहले जाना मेरा काम है, हे थोरिन थ्रेन के बेटे ओकेनशील्ड, तुम्हारी दाढ़ी हमेशा के लिए लंबी हो जाए, उसने गुस्से से कहा। एक बार में ऐसा कहो और करो। मैं मना कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही 2 झंझटों से बाहर निकाला है, जो शायद ही मूल सौदे में थे, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे पहले से ही कुछ इनाम मिलना चाहिए। लेकिन तीसरी बार सब कुछ भुगतना पड़ता है, जैसा कि मेरे पिता कहा करते थे, और किसी तरह मुझे नहीं लगता कि मुझे मना करना चाहिए। शायद मैं अपनी किस्मत पर पहले से ज्यादा भरोसा करने लगा हूँ। उसका मतलब पिछले वसंत में अपने घर से निकलने से पहले था, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सदियों पहले की बात है। लेकिन वैसे भी मुझे लगता है कि मैं तुरंत जाऊंगा और झांकूंगा और इसे खत्म करूंगा। अब मेरे साथ कौन आ रहा है? उसे स्वयंसेवकों के कोलाहल की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह निराश नहीं हुआ। फिली और किली असहज लग रहे थे और एक पैर पर खड़े थे, लेकिन बाकी लोगों ने कोई दिखावा नहीं किया, सिवाय बूढ़े बालन के, जो चौकीदार था, जो हॉबिट का बहुत शौकीन था। उसने कहा कि वह कम से कम अंदर आएगा और शायद थोड़ा सा रास्ता भी, यदि आवश्यक हो तो सहायता के लिए तैयार रहें। बॉनों के बारे में जो सबसे ज्यादा कहा जा सकता है, वो ये है, वे बिल्बो को उसकी सेवाओं के लिए बहुत ज्यादा पैसे देना चाहते थे। वे उसे अपने लिए एक बुरा काम करने के लिए लाए थे, और अगर वह ऐसा करता तो उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर वह मुसीबत में पड़ जाता तो वे सभी उसे मुसीबत से निकालने की पूरी कोशिश करते, जैसा कि उन्होंने ट्रॉल्स के मामले में उनके रोमांच की शुरुआत में किया था, इससे पहले कि उनके पास उसके प्रति आभारी होने का कोई विशेष कारण हो। बस यही है, बॉने नायक नहीं है, बल्कि पैसे के मूल्य के बारे में बहुत अच्छी समझ रखने वाले गणना करने वाले लोग हैं। कुछ चालाक और विश्वासघाती और बहुत बुरे लोग हैं, कुछ नहीं है, लेकिन थोरिन और कंपनी की तरह काफी अच्छे लोग हैं, अगर आप उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करते हैं। जब हॉबिट जादुई दरवाजे से घुसा और पहाड़ में घुसा, तो उसके पीछे काले घेरे में तारे चमक रहे थे। यह उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा आसान था। यह कोई भूत प्रेत का प्रवेश द्वार या खुरदरी लकड़ी के कल्पित बौनों की गुफा नहीं थी। ये बौनों द्वारा बनाया गया एक मार्ग था, जो अपनी संपत्ति और कौशल के चरम पर था। एक शासक की तरह सीधा, चिकनी फर्श और चिकनी किनारे वाला, नीचे के अंधेरे में किसी दूर के छोर तक एक कोमल कभी न बदलने वाली ढलान के साथ जा रहा था। थोड़ी देर बाद बालिन ने बिल्बो को शुभकामनाएं कहा और वहीं रुक गया जहां उसे अभी भी दरवाजे की धुंधली रूपरेखा दिखाई दे रही थी, और सुरंग की गूंज की चाल से बाहर दूसरों की फुसफुसाती आवाजों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। फिर हॉबिट ने अपनी अंगूठी पहन ली और गूंज से सावधान हो गया कि हॉबिट की तुलना में ज्यादा सावधानी बरते और कोई आवाज न करे। वह चुपचाप नीचे 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 अंधेरे में रेंगता रहा। वह डर से कांप रहा था, लेकिन उसका छोटा सा चेहरा स्थिर और गंभीर था। पहले से ही वह उस हॉबिट से बहुत अलग था जो बहुत पहले बैग एंड से बिना पॉकेट रुमाल के भाग गया था। उसके पास सदियों से पॉकेट रुमाल नहीं था। उसने अपने खंजर को म्यान में से ढीला किया, अपनी बेल्ट कसी और आगे बढ़ गया। अब तुम आखिरकार इसके लिए तैयार हो, बिल्बो बैगिंस, उसने खुद से कहा। तुम पार्टी की रात को अपना पैर सीधे उसमें डाल गए, और अब तुम्हें इसे बाहर निकालना है और इसके लिए भुगतान करना है। हे भगवान, मैं कितना मूर्ख था और हूँ, उसके कम से कम टूकीश हिस्से ने कहा।
मुझे ड्रैगन द्वारा संरक्षित खजानों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और यह सब यहाँ हमेशा के लिए रह सकता है। अगर मैं जाग जाऊं और पाऊं कि यह जानवरों वाली सुरंग मेरे घर का अपना सामने का हॉल है। वो निश्चित रूप से नहीं उठा, लेकिन तब तक चलता रहा जब तक कि पीछे के दरवाजे के सभी निशान मिट नहीं गए। वह बिल्कुल अकेला था। जल्द ही उसे लगा कि यह सच है। गर्मी महसूस होने लगी। क्या यह एक प्रकार की चमक है जो मुझे नीचे आती हुई दिखाई दे रही है? उसने सोचा। ये सच था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, ये बढ़ता गया, यहाँ तक कि इसमें कोई संदेह नहीं रह गया। ये लाल रोशनी थी जो लगातार लाल होती जा रही थी। साथ ही सुरंग में अब निस्संदेह गर्मी भी थी। भाप के गुबार उसके ऊपर से गुजर रहे थे और उसे पसीना आने लगा। उसके कानों में एक आवाज भी गूंजने लगी, एक तरह की बुदबुदाहट जो आग पर सरपट दौड़ रहे बड़े बर्तन की आवाज की तरह थी, जिसमें एक विशालकाय बिल्ले की घुरघुराहट जैसी गड़गड़ाहट भी शामिल थी। यह आवाज धीरे धीरे उसके सामने लाल रोशनी में नीचे सो रहे किसी विशालकाय जानवर के खर्राटे लेने की स्पष्ट गड़गड़ाहट में बदल गई। यहीं पर बिल्बो रुक गया। वहां से आगे बढ़ना उसके द्वारा किया गया सबसे बहादुरी भरा काम था। उसके बाद जो भयानक घटनाएं हुई, वे उसकी तुलना में कुछ भी नहीं थीं। उसने सुरंग में अकेले ही असली लड़ाई लड़ी, इससे पहले कि उसे कभी पता चले कि वहां कितना बड़ा खतरा घात लगाए बैठा है। किसी भी तरह से थोड़ी देर रुकने के बाद वह आगे बढ़ा, और आप उसे सुरंग के अंत में आते हुए देख सकते हैं, जो ऊपर के दरवाजे के आकार और आकृति का ही एक द्वार है। इसके माध्यम से हॉबिट का छोटा सा सिर झांकता है। उसके सामने पहाड़ की जड़ में प्राचीन बौनों का सबसे निचला तहखाना या कालकोठरी कक्ष है। ये लगभग इतना अंधेरा है कि इसकी विशालता का केवल धुंधला अनुमान ही लगाया जा सकता है, लेकिन चट्टानी तल के निकट की ओर से एक बड़ी चमक उठ रही है। स्मोग की चमक। वहां वह एक विशाल लाल सुनहरे ड्रैगन की तरह गहरी नींद में लेटा था। उसके जबड़ों और नथुनों से एक धड़कन आ रही थी और धुएं की लपटें निकल रही थीं, लेकिन उसकी आग नींद में धीमी थी। उसके नीचे, उसके सभी अंगों और उसकी विशाल कुंडलित पूंछ के नीचे और उसके चारों ओर अदृश्य फर्श पर फैले हुए कीमती चीजों के अनगिनत ढेर पड़े थे। गड़ा हुआ और कच्चा सोना, रत्न और जवाहरात, और लाल रोशनी में लाल रंग से रंगी हुई चांदी। स्मॉग अपने पंखों को एक अथाह चमगादड़ की तरह मुड़कर लेटा हुआ था और एक तरफ मुड़ा हुआ था, ताकि हॉबिट उसके निचले हिस्से और उसके लंबे पीले पेट को देख सके, जो उसके महंगे बिस्तर पर लंबे समय तक लेटे रहने से रत्नों और सोने के टुकड़ों से भरा हुआ था। उसके पीछे जहां दीवारें सबसे नजदीक थीं, वहां कवच, हेलमेट और कुल्हाड़ियां, तलवारें और भाले लटके हुए धुंधले दिखाई दे रहे थे, और वहां पंक्तियों में बड़े बड़े बर्तन और बर्तन रखे हुए थे, जिनमें इतनी संपत्ति भरी हुई थी कि उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। ये कहना कि बिल्बो की सांसें चली गईं, कोई वर्णन नहीं है। उसके पास अपनी हैरानी को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं बचा है, क्योंकि मनुष्यों ने उस भाषा को बदल दिया है जो उन्होंने उन दिनों में कल्पित बौनों से सीखी थी जब पूरी दुनिया अद्भुत थी। बिल्बो ने पहले भी ड्रैगन होर्ड्स के बारे में सुना और गाया था, लेकिन इस तरह के खजाने की भव्यता, वासना, महिमा उसे अभी तक नहीं मिली थी। उसका दिल भर गया और वह मंत्रमुग्धा होकर तथा बौनों की इच्छा से व्याकुल हो गया था, और वह निश्चल भाव से, लगभग उस डरावने रक्षक को भूलकर, उस अनमोल सोने को देख रहा था, जिसकी कोई कीमत नहीं थी और जिसकी कोई गिनती नहीं थी। वो एक युग तक देखता रहा, फिर लगभग अपनी इच्छा के विरुद्ध वह दरवाजे की छाया से चुपके से फर्श के पार खजाने के टीले के निकटतम किनारे पर चला गया। उसके ऊपर सोता हुआ अजगर लेटा था, जो उसकी नींद में भी एक भयानक खतरा था। उसने एक बड़ा 2 हैंडल वाला प्याला पकड़ा, जो जितना भारी हो सकता था उतना भारी था, और एक भयभीत नजर ऊपर की ओर डाली। स्मोग ने एक पंख हिलाया, एक पंजा खोला, उसके खर्राटों की गड़गड़ाहट ने अपना स्वर बदल दिया। फिर बिल्बो भाग गया, लेकिन ड्रैगन अभी तक नहीं जागा, बल्कि लालच और हिंसा के दूसरे सपनों में खो गया, अपने चुराए हुए हॉल में पड़ा रहा, जबकि छोटा हॉबिट लंबी सुरंग में वापस आ गया। उसका दिल धड़क रहा था और उसके पैरों में नीचे जाते समय से भी ज्यादा तेज कंपन हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने कप को पकड़ रखा था और उसका मुख्य विचार था,
मैंने ये कर दिया है। इससे उन्हें पता चल जाएगा। चोर से ज्यादा एक किराने वाले की तरह। खैर, हम इसके बारे में और नहीं सुनेंगे। नहीं, उसने ऐसा किया। बेलिन हॉबिट को फिर से देखकर बहुत खुश था, और जितना आश्चर्यचकित था उतना ही प्रसन्न भी था। उसने बिल्बो को उठाया और उसे खुली हवा में ले गया। आधी रात हो चुकी थी और बादलों ने तारों को ढाक लिया था, लेकिन बिल्बो अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था, हाँफ रहा था और फिर से ताज़ी हवा के एहसास का आनंद ले रहा था, और बौनों के उत्साह पर ध्यान नहीं दे रहा था, या कैसे उन्होंने उसकी प्रशंसा की और उसकी पीठ थपथपाए और खुद को और अपने सभी परिवारों को आने वाली पीढ़ियों के लिए उसकी सेवा में लगा दिया। बौने अभी भी कप को हाथ से हाथ में दे रहे थे और अपने खजाने की वापसी के बारे में खुशी से बात कर रहे थे, जब अचानक पहाड़ के नीचे एक बहुत बड़ी गड़गड़ाहट हुई, जैसे कि यह एक पुराना ज्वालामुखी था जिसने एक बार फिर से विस्फोट शुरू करने का मन बना लिया था। उनके पीछे का दरवाज़ा लगभग खींच लिया गया था और एक पत्थर से बंद होने से रोक दिया गया था, लेकिन लंबी सुरंग के ऊपर दूर गहराई से भयानक गूंज आ रही थी, एक गर्जना और एक रौंदने की आवाज़ जिसने उनके नीचे की ज़मीन को हिला दिया। तब बौने अपनी खुशी और एक पल पहले की अपनी आत्मविश्वास भरी शेखी भूल गए और डर के मारे दुबक गए। स्मॉग को अभी भी गिना जाना था। अगर आप उसके पास रहते हैं तो अपनी गन्नाओं से एक जीवित ड्रैगन को बाहर रखना ठीक नहीं है। ड्रैगन्स के पास अपनी सारी दौलत का शायद ज्यादा इस्तेमाल न हो, लेकिन वे इसे अच्छी तरह जानते हैं। एक नियम के रूप में, विशेष रूप से लंबे समय तक कब्जे के बाद ऑन्स और स्मोक कोई अपवाद नहीं था। वो एक बेचैन सपने जिसमें एक योद्धा, आकार में पूरी तरह से महत्वहीन लेकिन एक कड़वी तलवार और महान साहस से लैस, सबसे अप्रिय रूप से दिखाई देता है, से एक झपकी में चला गया था, और एक झपकी से पूरी तरह जागने के लिए। उसकी गुफा में अजीब हवा का झोंका था। क्या उस छोटे से छेद से कोई झोंका आ सकता है? वो इसके बारे में कभी भी पूरी तरह से खुश नहीं हुआ था, हालांकि यह बहुत छोटा था, और अब वो इसे संदेह से घूरता है और आश्चर्य करता है कि उसने इसे कभी बंद क्यों नहीं किया। हाल ही में उसे आधा अंदाजा था कि उसने दूर ऊपर से एक दस्तक की धुंधली प्रतिध्वनि सुनी है जो इसके माध्यम से उसकी मान तक आ रही है। वो हिला और सूंघने के लिए अपनी गर्दन को आगे बढ़ाया। फिर वह प्याला चूक गया। चोर, आग, हत्या, ऐसा कुछ तब से नहीं हुआ था जब से वो पहली बार पहाड़ पर आया था। उसका क्रोध वर्णन से परे है, वह क्रोध जो केवल तब देखा जाता है जब अमीर लोग जिनके पास अपनी क्षमता से अधिक होता है, अचानक कुछ ऐसा खो देते हैं जो उनके पास बहुत समय से था लेकिन उन्होंने पहले कभी इसका उपयोग नहीं किया या जिसकी उन्हें आवश्यकता नहीं थी। उसकी आग भड़क उठी, हॉल में धुआं उठने लगा, उसने पहाड़ की जड़ों को हिला दिया। उसने व्यर्थ में अपना सिर छोटे से छेद पर धकेला और फिर अपनी लंबाई को एक साथ समेटते हुए, भूमिगत गड़गड़ाहट की तरह दहाड़ते हुए, वह अपनी गहरी खो से उसके बड़े दरवाजे से बाहर निकलकर पहाड़ के महल के विशाल मार्गों में और सामने के गेट की ओर बढ़ गया। वो पूरे पहाड़ पर तब तक शिकार करता रहेगा जब तक कि वह चोर को पकड़ न ले और उसे फाड़कर रौंद न दे, यही उसका एकमात्र विचार था। वो गेट से बाहर निकला, पानी में भयंकर भाप उठ रही थी, और वह हवा में जलता हुआ ऊपर उठा और हरे और लाल रंग की लपटों के साथ पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ गया। बौनों ने उसके भागने की भयानक अफवाह सुनी, और वे घास की छत की दीवारों के सहारे पत्थरों के नीचे दुबक गए, किसी तरह शिकारी ड्रैगन की डरावनी आंखों से बचने की उम्मीद में। वहां वे सभी मारे गए होते अगर बिल्बो एक बार फिर न होता। जल्दी, जल्दी, उसने हौंफते हुए कहा। दरवाज़ा, सुरंग, यहाँ कोई काम नहीं है। इन शब्दों से जागकर वे सुरंग के अंदर घुसने ही वाले थे कि बिफुर ने चिल्लाकर कहा, मेरे चचेरे भाई बोम्बूर और बोर, हम उन्हें भूल गए हैं, वे नीचे घाटी में हैं। वे मारे जाएंगे, हमारे सारे टट्टू भी मारे जाएंगे, और हमारा सारा सामान भी नष्ट हो जाएगा, दूसरे विलाप करते रहे। हम कुछ नहीं कर सकते। बकवास, थोरिन ने अपनी गरिमा वापस लेते हुए कहा। हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। मिस्टर बेगिंस और बालिन के अंदर चले जाओ, और तुम दोनों फिली और किली ड्रैगन हम सभी को नहीं पकड़ पाओगे। अब तुम बाकी लोगों, रस्सियां कहाँ हैं? जल्दी करो, वे शायद अब तक के सबसे बुरे पल थे।
स्मॉग के गुस्से की भयानक आवाजें दूर ऊपर की पथरीली खोहों में गूंज रही थीं। किसी भी क्षण वह आग की तरह नीचे आ सकता था या चक्कर लगाता हुआ उड़ सकता था और उन्हें वहां पा सकता था, खतरनाक चट्टान के किनारे के पास रस्सियों पर पागलों की तरह खींचता हुआ। बोफूर ऊपर आया और फिर भी सब कुछ सुरक्षित था। रस्सियां चरमरा रही थीं और बॉम्बूर फुफकारता हुआ ऊपर आया और फिर भी सब कुछ सुरक्षित था। कुछ औजार और सामान के बंडल ऊपर आए और फिर खतरा उन पर था। एक घरघराहट की आवाज सुनाई दी। एक लाल रोशनी खड़ी चट्टानों के सिरे को छूती हुई दिखाई दी। अजगर आया। उन्हें सुरंग में वापस जाने का समय ही नहीं मिला था। अपनी गठरियों को खींचते खींचते जब स्मॉग उत्तर से तेजी से आया, पहाड़ों की ढलानों को आग की लपटों से भरता हुआ, अपने बड़े पंखों को गरजती हवा की तरह फड़फड़ाता हुआ। उसकी गर्म सांस ने दरवाजे के सामने घास को सिकुड़ दिया और जिस दरार से वे निकले थे उसमें से अंदर घुस गया और उन्हें झुलसा दिया, जबकि वे छिपे हुए थे। टिमटिमाती हुई आग ऊपर उछली और काली चट्टान की परछाइयां नाचने लगीं। फिर जब वह फिर से गुजरा तो अंधेरा छा गया। टट्टू डर से चीखने लगे, अपनी रस्सियां तोड़ दी और बेतहाशा भाग गए। ड्रैगन ने झपट्टा मारा और उनका पीछा करने के लिए मुड़ा और चला गया। ये हमारे बेचारे जानवरों का अंत होगा, थोरिन ने कहा। एक बार जब स्मोग इसे देख लेता है तो कुछ भी बच नहीं सकता। हम यहीं हैं और हमें यहीं रहना होगा जब तक कि कोई स्मोग की निगरानी में नदी तक वापस जाने के लिए लंबे खुले मीलों तक पैदल न चलना चाहे। यह एक सुखद विचार नहीं था। वे सुरंग में और आगे बढ़ गए और वहां वे लेटे रहे और कांपते रहे, हालांकि वहां गर्मी और उमस थी, जब तक कि भोर दरवाजे की दरार से पीली रोशनी में नहीं आ गई। रात भर में कभी कभी वे उड़ते हुए ड्रैगन की दहाड़ सुन सकते थे, जो बढ़ता और फिर गुजर जाता और फीका पड़ जाता, क्योंकि वह पहाड़ों के चारों ओर शिकार करता रहता था। उसने टट्टुओं से और अपने द्वारा खोजे गए शिविरों के निशानों से अनुमान लगाया कि लोग नदी और झील से ऊपर आए हैं और उस घाटी से पहाड़ की चोटी पर चढ़े हैं जहां टट्टुए खड़े थे, लेकिन दरवाज़ा उसकी खोजी निगाहों को रोक रहा था और छोटी ऊंची दीवार वाली खाड़ी ने उसकी भयंकर लपटों को रोक रखा था। वह लंबे समय तक व्यर्थ में शिकार करता रहा, जब तक कि भोर ने उसके क्रोध को ठंडा नहीं कर दिया और वह सोने और नई ताकत इकट्ठा करने के लिए अपने सुनहरे सोफे पर वापस चला गया। वह चोरी को न तो भूलेगा और न ही माफ करेगा, चाहे 1000 साल उसे सुलगते हुए पत्थर में बदल दे, लेकिन वह इंतजार करने का जोखिम उठा सकता था। धीरे धीरे और चुपचाप वह अपनी खोह में वापस चला गया और अपनी आंखें आधी बंद कर लीं। जब सुबह हुई तो बौनों का आतंक कम हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि ऐसे संरक्षक से निपटने में इस तरह के खतरे अपरिहार्य थे और अभी अपनी खोज को छोड़ना अच्छा नहीं था। नहीं, वे अभी भाग सकते थे, जैसा कि थोरिन ने बताया था। उनके टट्टू खो गए थे या मारे गए थे और उन्हें कुछ समय तक इंतजार करना होगा जब तक कि स्मोग अपनी निगरानी को पर्याप्त रूप से शिथिल न कर दे ताकि वे पैदल ही लंबा रास्ता तय करने की हिम्मत कर सकें। सौभाग्य से उन्होंने अपने भंडार को इतना बचा लिया था कि वे अभी भी कुछ समय तक चल सकें। वे इस बात पर बहुत देर तक विचार करते रहे कि क्या किया जाए, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझा। बिल्बो ने बताया कि स्मोग से छुटकारा पाना हमेशा से ही उनकी योजनाओं में एक कमजोर बिंदु रहा है। फिर जैसा कि पूरी तरह से उलझन में पड़े लोगों का स्वभाव होता है, वे हॉबिट पर बड़बड़ाने लगे, उसे उस बात के लिए दोषी ठहराते हुए जो पहले उन्हें बहुत पसंद आई थी, एक कप ले जाने और इतनी जल्दी स्मोग के क्रोध को भड़काने के लिए। तुम्हारा ख्याल है कि चोर को और क्या करना चाहिए? बिल्बो ने गुस्से से पूछा। मुझे ड्रैगन मारने के लिए नहीं, योद्धा का काम है, बल्कि खजाना चुराने के लिए नियुक्त किया गया था। मैंने अपनी तरफ से सबसे अच्छी शुरुआत की। क्या तुमने उम्मीद की थी कि मैं अपनी पीठ पर थोर का पूरा खजाना लेकर वापस आऊंगा? अगर कोई शिकायत करनी है तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बात कह सकता हूँ। तुम्हें एक नहीं बल्कि 500 चोर लाने चाहिए थे। मुझे यकीन है कि यह तुम्हारे दादा की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा को दर्शाता है, लेकिन तुम ये दिखावा नहीं कर सकते कि तुमने कभी मुझे उनकी संपत्ति के बारे में बताया। अगर मैं 50 गुना बड़ा होता और स्मोग खरगोश जितना पालतू होता
तो मुझे ये सब बताने में सैकड़ों साल लग जाते। उसके बाद बोनो ने माफ़ी मांगी। तो फिर आप क्या सुझाव देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, मिस्टर बैगिंस? थोरिन ने विनम्रता से पूछा। मुझे इस समय कोई जानकारी नहीं है कि क्या आपका मतलब खजाना हटाने से है। ये स्पष्ट रूप से पूरी तरह से किस्मत के किसी नई मोड़ और स्मोग से छुटकारा पाने पर निर्भर करता है। ड्रैगन से छुटकारा पाना मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में सोचने की पूरी कोशिश करूंगा। व्यक्तिगत रूप से मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है और मैं चाहता हूं कि मैं घर पर सुरक्षित रहूं। अभी इस बात की चिंता मत करो। आज हमें क्या करना है? ठीक है, अगर तुम वाकई मेरी सलाह चाहते हो तो मैं कहूंगा कि हम जहां हैं वहीं रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। दिन में हम निस्संदेह हवा लेने के लिए सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकते हैं। शायद जल्द ही 1 या 2 लोगों को नदी के किनारे स्टोव में वापस जाने और हमारी आपूर्ति को फिर से भरने के लिए चुना जा सके। लेकिन इस बीच रात तक सभी को सुरंग के अंदर होना चाहिए। अब मैं तुम्हें एक प्रस्ताव दूंगा। मुझे अपनी अंगूठी मिल गई है और मैं आज दोपहर को चुपके से नीचे जाऊंगा, फिर अगर कभी स्मोक झपकी ले रहा हो तो देखूंगा कि वह क्या कर रहा है। शायद कुछ पता चल जाए। हर कीड़े की अपनी कमजोरी होती है, जैसा कि मेरे पिता कहा करते थे, हालांकि मुझे यकीन है कि यह व्यक्तिगत अनुभव से नहीं था। स्वाभाविक रूप से बोनो ने उत्सुकता से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे पहले से ही छोटे बिल्बो का सम्मान करने लगे थे। अब वो उनके साहसिक कार्य में असली नेता बन गया था। उसके पास अपने खुद के विचार और योजनाएं होने लगी थीं। जब दोपहर हुई तो वह पहाड़ में एक और यात्रा के लिए तैयार हो गया। बेशक उसे यह पसंद नहीं आया, लेकिन अब यह इतना बुरा नहीं था क्योंकि वह कमोबेश जानता था कि उसके सामने क्या था। अगर उसे ड्रैगन और उनके चालाक तरीकों के बारे में अधिक पता होता तो वह शायद अधिक भयभीत होता और इस एक को नींद में पकड़ने की कम उम्मीद करता। जब वह चला तो सूरज चमक रहा था, लेकिन सुरंग में रात जैसा अंधेरा था। लगभग बंद दरवाजे से आ रही रोशनी उसके नीचे जाते ही फीकी पड़ गई। वह इतना शांत चल रहा था कि हल्की हवा में धुआं भी उसे पार नहीं कर सकता था, और वह नीचे के दरवाजे के पास पहुंचते ही खुद पर थोड़ा गर्व महसूस करने लगा। वहां सिर्फ एक हल्की सी चमक ही दिख रही थी। बूढ़ा स्मोग थका हुआ और सो रहा है, उसने सोचा। वो मुझे देख नहीं सकता और वो मेरी बात नहीं सुनेगा। बिल्बो खुश हो जाओ। वह भूल गया था या उसने ड्रैगन की गंध की भावना के बारे में कभी नहीं सुना था। ये भी एक अजीब तथ्य है कि अगर उन्हें संदेह है तो वे सोते समय भी अपनी आधी आंख खुली रख सकते हैं। स्मोग निश्चित रूप से गहरी नींद में सो रहा था, लगभग मृत और अंधेरा, अदृश्य भाप की एक गंध से अधिक मुश्किल से खर्राटे ले रहा था, जब बिल्बो ने एक बार फिर प्रवेश द्वार से झांका। वह अभी फर्श पर कदम रखने ही वाला था कि उसने स्मोग की बाईं आंख के नीचे से अचानक लाल रंग की एक पतली और चुभने वाली किरण देखी। वह केवल सोने का नाटक कर रहा था। वह सुरंग के प्रवेश द्वार को देख रहा था। जल्दी से बिल्बो पीछे हटा और अपनी अंगूठी के भाग्य को धन्यवाद दिया। फिर स्मोग बोला, अच्छा चोर, मैं तुम्हारी गंध सूंघ रहा हूँ और तुम्हारी हवा को महसूस कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी सांस सुन रहा हूँ। चलो फिर से अपनी मदद करो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है और बचा भी है। लेकिन बिल्बो ड्रैगन विद्या में इतना अनपढ़ नहीं था, और अगर स्मोग उसे इतनी आसानी से अपने करीब लाने की उम्मीद कर रहा था तो वह निराश हो गया। नहीं, शुक्रिया, हे स्मोग द ट्रेमेंडस, उसने जवाब दिया। मैं उपहार लेने नहीं आया था। मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था और ये देखना चाहता था कि क्या तुम सचमुच उतने ही महान हो जितना कि कहानियां कहती हैं। मैंने उन पर विश्वास नहीं किया। अब तुम्हें पता है, ड्रैगन ने कुछ खुश होकर कहा, हालांकि उसे उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं हुआ। सचमुच गीत और कहानियां वास्तविकता से बिल्कुल परे हैं, हे स्मोग, विपत्तियों में सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी विपत्ति, बिल्बो ने उत्तर दिया। तुम्हारे व्यवहार में चोर और झूठे होने के गुण बहुत अच्छे हैं, ड्रैगन ने कहा। तुम मेरे नाम से परिचित लगते हो, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें पहले कभी सूंघा था। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, क्या मैं पूछ सकता हूँ? आप सचमुच ऐसा कर सकते हैं। मैं पहाड़ी के नीचे से,
पहाड़ियों के नीचे से और पहाड़ों के ऊपर से आता हूँ। पहाड़ों पर मेरी राहें चलती हैं और हवा में मैं वो हूँ जो बिना देखे चलता है। तो मैं अच्छी तरह से विश्वास कर सकता हूँ, स्मोग ने कहा, लेकिन यह शायद ही आपका सामान्य नाम है। मैं सुराग खोजने वाला, जाल काटने वाला, डंक मारने वाली मक्खी हूँ। मुझे भाग्यशाली संख्या के लिए चुना गया था। बहुत बढ़िया शीर्षक है, ड्रैगन ने व्यंग्य किया, लेकिन भाग्यशाली संख्याएं हमेशा नहीं मिलती। मैं वह हूँ जो अपने दोस्तों को जिंदा दफनाता है, उन्हें डुबोता है और फिर उन्हें पानी से जिंदा निकालता है। मैं एक थैले के अंत से आया हूँ, लेकिन कोई थैला मेरे ऊपर से नहीं गुजरा। ये बातें इतनी सराहनीय नहीं लगती, स्मोग ने उपहास किया। मैं भालुओं का मित्र और चीलों का मेहमान हूँ। मैं रिंगविना और लकाविया हूँ और मैं बैरल राइडा हूँ, बिल्बो अपनी पहेली से खुश होते हुए बोला। ये तो बेहतर है, स्मोग ने कहा, लेकिन अपनी कल्पना को अपने साथ भागने मत दो। ये निश्चित रूप से ड्रैगन से बात करने का तरीका है। यदि आप अपना वास्तविक नाम प्रकट नहीं करना चाहते हैं, जो बुद्धिमानी है, और उन्हें सीधे मना करके क्रोधित नहीं करना चाहते हैं, जो बहुत बुद्धिमानी भी है। कोई भी ड्रैगन पहेलियों की बातों के आकर्षण और इसे समझने की कोशिश में समय बर्बाद करने से बच नहीं सकता। यहाँ बहुत कुछ ऐसा था जो स्मोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप बिल्बो के उन सभी कारनामों के बारे में जानते हैं जिनका वह उल्लेख कर रहा था। लेकिन उसने सोचा कि वह पर्याप्त समझ गया है, और वह अपने दुष्ट अंदर से हंसा। मैंने कल रात ऐसा ही सोचा था, वह खुद पर मुस्कुराया। झील पुरुषों, उन दुखी टब व्यापार करने वाले झील पुरुषों की कोई घिनौनी योजना है, या मैं एक छिपकली हूँ? मैं एक युग से उस रास्ते पर नहीं गया हूँ, लेकिन मैं जल्द ही इसे बदल दूंगा। बहुत बढ़िया, ओ बैरल राइडर, उसने ऊंची आवाज में कहा। शायद बैरल तुम्हारे टट्टू का नाम था, और शायद नहीं, हालांकि वह काफी मोटा था। तुम बिना देखे चल सकते हो, लेकिन तुम पूरी तरह नहीं चले। मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने कल रात 6 टट्टू खाए और मैं जल्द ही बाकी सभी को पकड़कर खा जाऊंगा। बढ़िया खाने के बदले में मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, बोनों के साथ ज्यादा काम मत करो, जितना तुम मदद कर सकते हो। बोने, बिल्बो ने आश्चर्य से कहा। मुझसे बात मत करो, स्मोग ने कहा। मैं बोने की गंध और स्वाद को किसी से बेहतर नहीं जानता। मुझे मत बताओ कि मैं बोने पर सवार टट्टू को खा सकता हूँ और मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अगर तुम ऐसे दोस्तों के साथ जाओगे, तो तुम्हारा बुरा अंत होगा, चोर बैरल सवार। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर तुम वापस जाओ और उन्हें मेरे द्वारा ये बताओ। लेकिन उसने बिल्बो को यह नहीं बताया कि एक गंध थी जिसे वह बिल्कुल भी नहीं पहचान सकता था। हॉबिट गंध, यह उसके अनुभव से बिल्कुल बाहर थी और उसे बहुत हैरान कर रही थी। मुझे लगता है कि कल रात तुम्हें उस कप के लिए उचित कीमत मिली थी। वह आगे बोला। अब आओ, क्या तुम्हें मिली? कुछ भी नहीं। खैर, ये तो उनके जैसा ही है। और मुझे लगता है कि वे बाहर छिपे हुए हैं, और तुम्हारा काम है कि तुम सारे खतरनाक काम करो, और जब मैं उन्हें नहीं ढूंढ रहा हूँ, तो तुम जो भी पा सकते हो, उसे पाओ। और तुम्हें उचित हिस्सा मिलेगा। क्या तुम्हें यकीन नहीं है? अगर तुम जिंदा बच गए, तो तुम भाग्यशाली होगे। बिल्बो अब वाकई असहज महसूस करने लगा था। जब भी स्मॉग की घूमती फिरती नजरें उसे परछाई में ढूंढती हुई उस पर पड़ती, तो वह कांप उठता और एक अकारण इच्छा उसे जकड़ लेती कि वह बाहर निकल जाए और खुद को प्रकट करे और स्मॉग को सारी सच्चाई बता दे। वास्तव में वह ड्रैगन जादू के प्रभाव में आने के गंभीर खतरे में था। लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने फिर से बात की। हे स्मोग द माइटी, तुम सब कुछ नहीं जानते, उसने कहा। केवल सोना ही हमें यहाँ तक नहीं लाया है। हाँ, आप हम को स्वीकार करते हैं, स्मॉग हंसा। क्यों ना आप हम 14 कह दें और बात खत्म कर दें, मिस्टर लकी नंबर। मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि मेरे सोने के अलावा भी आपको इन इलाकों में कोई और काम था। उस स्थिति में शायद आप अपना समय बर्बाद न करें। मुझे नहीं पता कि क्या ये बात तुम्हें समझ में आई है कि भले ही तुम 100 साल या उससे ज्यादा समय में थोड़ा थोड़ा करके सोना चुरा सको, लेकिन तुम इसे बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते।
पहाड़ पर ज्यादा काम नहीं आएगा, जंगल में ज्यादा काम नहीं आएगा। भगवान का शुक्र है। क्या तुमने कभी पकड़ी गई चीजों के बारे में नहीं सोचा? मुझे लगता है कि 14वां हिस्सा या कुछ ऐसा ही, यही शर्तें थीं। लेकिन डिलीवरी के बारे में क्या? गाड़ी के बारे में क्या? सशस्त्र गार्ड और टोल के बारे में क्या? और स्मोक जोर से हंसा। उसका दिल दुष्ट और चालाक था, और वह जानता था कि उसके अनुमान बहुत दूर नहीं थे। हालांकि उसे संदेह था कि झील के लोग योजनाओं के पीछे थे, और लूट का ज्यादातर हिस्सा किनारे के शहर में रुकना था, जिसे उसके बचपन के दिनों में एस्गारोथ कहा जाता था। आप शायद ही इस बात पर यकीन करेंगे, लेकिन बेचारा बिल्बो वाकई बहुत हैरान था। अब तक उसके सारे विचार और ऊर्जा पहाड़ पर पहुंचने और प्रवेश द्वार खोजने पर केंद्रित थी। उसने कभी यह सोचने की जहमत नहीं उठाई कि खजाने को कैसे निकाला जाएगा। निश्चित रूप से कभी नहीं सोचा कि उसके हिस्से में आने वाले किसी भी हिस्से को बैग एंड अंडरहिल तक वापस कैसे लाया जाएगा। अब उसके मन में एक बुरा संदेह पनपने लगा, क्या बौने इस महत्वपूर्ण बिंदु को भी भूल गए थे, या वे हर समय उस पर हंस रहे थे। ड्रैगन बात का अनुभवहीन लोगों पर यही असर होता है। बिल्बो को निश्चित रूप से सावधान रहना चाहिए था, लेकिन स्मोक का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। मैं तुमसे कहता हूँ, उसने अपने दोस्तों के प्रति वफादार बने रहने और अपने वादे को पूरा करने के प्रयास में कहा कि सोना हमारे लिए केवल एक विचार था। हम बदला लेने के लिए लहरों और हवाओं के सहारे पहाड़ों के नीचे और पहाड़ों पर चढ़े। निश्चित रूप से, हे स्मोग, तुम जो अमूल्य धनी हो, तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि तुम्हारी सफलता ने तुम्हारे लिए कुछ कटु शत्रु बना दिए हैं। तभी स्मोग ने सचमुच एक भयानक आवाज में ठहाका लगाया, जिससे बिल्बो जमीन पर गिर गया, जबकि दूर सुरंग में बौने एक साथ इकट्ठे हो गए और कल्पना करने लगे कि हॉबिट का अचानक और बुरा अंत हो गया है। बदला, उसने नाक से कहा, और उसकी आंखों की रोशनी ने हॉल को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक रोशन कर दिया। छत पर लाल बिजली की तरह चमक रही थी। बदला, पहाड़ के नीचे का राजा मर चुका है और उसके रिश्तेदार कहाँ हैं जो बदला लेने की हिम्मत करते हैं? डेल के भगवान गिरियन मर चुके हैं, और मैंने भेड़ों के बीच भेड़िए की तरह उनके लोगों को खा लिया है, और उनके बेटों के बेटे कहाँ हैं जो मुझसे संपर्क करने की हिम्मत करते हैं? मैं जहाँ चाहता हूँ वहाँ मारता हूँ और कोई भी विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। मैंने पुराने योद्धाओं को परास्त कर दिया और उनके जैसे आज दुनिया में नहीं हैं। तब मैं सिर्फ युवा और कोमल था, अब मैं बूढ़ा और मजबूत हूँ, मजबूत मजबूत, छाया में चोर। उसने खुशी से कहा, मेरा कवच 10 गुना ढाल जैसा है, मेरे दांत तलवार हैं, मेरे पंजे भाले हैं, मेरी पूंछ का झटका बिजली की तरह है, मेरे पंख तूफान की तरह हैं, और मेरी सांस मौत की तरह है। मैंने हमेशा से यही समझा है, बिल्बो ने भयभीत स्वर में कहा, कि ड्रैगन नीचे से नर्म होते हैं, विशेष रूप से छाती के क्षेत्र में, लेकिन निस्संदेह किसी ऐसे व्यक्ति ने इस बारे में सोचा होगा जो इतना मजबूत हो। ड्रैगन अपनी शेखी बघारते हुए रुक गया। तुम्हारी जानकारी पुरानी है, उसने झपट्टा मारा। मैं ऊपर और नीचे लोहे के तराजू और कठोर रत्नों से कवचबद्ध हूँ। कोई भी ब्लेड मुझे छेद नहीं सकता। मैंने शायद इसका अनुमान लगा लिया था, बिल्बो ने कहा। सच में, लॉर्ड स्मोक द इम्पेनेट्रेबल के बराबर कहीं नहीं पाया जा सकता। बढ़िया हीरों की बनियान रखना कितनी बड़ी बात है। हाँ, ये वाकई दुर्लभ और अद्भुत है, स्मोग ने बेतुके ढंग से प्रसन्न होकर कहा। उसे नहीं पता था कि हॉबिट ने अपनी पिछली यात्रा में उसके अजीबोगरीब अंडर कवरिंग की एक झलक पहले ही देख ली थी, और अपने ही कारणों से उसे करीब से देखने के लिए उत्सुक था। ड्रैगन लुढ़क गया। देखो, उसने कहा, तुम इस बारे में क्या कहते हो? चमकदार, अद्भुत, परिपूर्ण, दोषरहित, आश्चर्यजनक, बिल्बो ने ऊंची आवाज में कहा, लेकिन उसने अंदर ही अंदर सोचा, बूढ़ी मूर्ख। क्यों? उसके बाएं वक्ष के खोखले भाग में एक बड़ा धब्बा है जो खोल से बाहर निकले घोंघे की तरह नंगा है। जब उसने देखा कि मिस्टर बैगिंस का एक ही विचार था कि भाग जाना चाहिए। ठीक है, मुझे वास्तव में अब आपकी महिमा को और नहीं रोकना चाहिए, उसने कहा, या आपको बहुत ज़रूरी आराम से वंचित रखना चाहिए। मेरा मानना है कि लंबी शुरुआत के बाद टट्टू कुछ पकड़ लेते हैं। और चोरों को भी,
उसने एक विदाई के रूप में कहा, जैसे ही वह वापस लौटा और सुरंग में भाग गया। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी थी, क्योंकि ड्रैगन ने उसके पीछे भयानक लपटें उगल दीं। और यद्यपि वह तेजी से ढलान पर चढ़ रहा था, वह अभी तक इतना आगे नहीं बढ़ पाया था कि वह सहज हो सके, इससे पहले कि स्मोग का भयानक सिर पीछे के छेद से टकरा जाता। सौभाग्य से पूरा सिर और जबड़ा अंदर नहीं घुस पाया, लेकिन नथुने से आग और भाप निकलकर उसका पीछा करने लगे, और वह लगभग पराजित हो गया और बहुत दर्द और भय में अंधाधुंध लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। वह स्मोग के साथ अपनी बातचीत की चतुराई से काफी प्रसन्न था, लेकिन अंत में उसकी गलती ने उसे बेहतर समझ में आने से रोक दिया। कभी भी जीवित ड्रैगन पर मत हंसो, बिल्बो, तुम मूर्ख हो, उसने खुद से कहा, और यह बाद में उसकी पसंदीदा कहावत बन गई और एक कहावत बन गई। तुम नहीं हो, उन्होंने कहा, मैं अभी इस साहसिक कार्य से लगभग बाहर हूँ, और यह बात काफी हद तक सच भी थी। दोपहर ढलने लगी थी जब वह फिर से बाहर आया और लड़खड़ाकर दरवाजे पर बेहोश होकर गिर पड़ा। बोनो ने उसे होश में लाया और उसके झुलसे हुए हिस्सों का जितना हो सका उतना इलाज किया, लेकिन उसके सिर के पीछे और एड़ी के बाल ठीक से उगने में बहुत समय लगा। वे पूरी तरह से झुलस गए थे और त्वचा तक झुलस गए थे। इस बीच उसके दोस्तों ने उसे खुश करने की पूरी कोशिश की, और वे उसकी कहानी सुनने के लिए उत्सुक थे, खासकर यह जानना चाहते थे कि ड्रैगन ने इतनी भयानक आवाज क्यों की और बिल्बो कैसे बच निकला। लेकिन हॉबिट चिंतित और असहज था, और उन्हें उससे कुछ भी निकलवाने में कठिनाई हो रही थी। चीजों के बारे में सोचने पर उसे अब ड्रैगन से कही गई कुछ बातों पर पछतावा हो रहा था, और वह उन्हें दोहराने के लिए उत्सुक नहीं था। बूढ़ा त्रशपासी एक चट्टान पर अपना सिर एक तरफ झुकाए बैठा था, जो कुछ भी कहा जा रहा था उसे सुन रहा था। इससे पता चलता है कि बिल्बो कितना गुस्से में था। उसने एक पत्थर उठाया और उसे त्रश पर फेंक दिया, जो बस एक तरफ फड़फड़ाया और वापस आ गया। लानत है उस पक्षी पर, बिल्बो ने क्रोधित होकर कहा। मुझे लगता है कि वह सुन रहा है, और मुझे उसका चेहरा पसंद नहीं है। उसे अकेला छोड़ दो, थोरिन ने कहा। त्रश अच्छे और मिलनसार होते हैं, ये वास्तव में एक बहुत पुराना पक्षी है, और शायद यह उस प्राचीन नस्ल का आखिरी बचा हुआ पक्षी है जो यहाँ रहता था। मेरे पिता और दादा के हाथों में पालतू था। वे एक दीर्घजीवी और जादुई नस्ल थे, और यह उनमें से एक हो सकता है जो उस समय जीवित थे, कुछ 100 साल या उससे भी पहले। डेल के लोगों के पास उनकी भाषा समझने की तरकीब थी, और वे उन्हें झील के लोगों और अन्य जगहों पर संदेशवाहक के रूप में इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अगर वो यही चाहता है तो उसके पास लेक टाउन ले जाने के लिए खबर होगी, बिल्बो ने कहा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति बचा है जो त्रश भाषा की समस्या। क्यों, क्या हुआ है? बो ने चिल्लाए। अपनी कहानी जारी रखो। इसलिए बिल्बो ने उन्हें वह सब बताया जो उसे याद था, और उसने कबूल किया कि उसे बुरा लग रहा था कि ड्रैगन ने शिविरों और टैटूओं में जोड़े गए उसके पहेलियों से बहुत ज्यादा अनुमान लगा लिया था। मुझे यकीन है कि वह जानता है कि हम लेक टाउन से आए थे और वहां से हमें मदद मिली थी, और मुझे भयानक लग रहा है कि उसका अगला कदम उसी दिशा में हो सकता है। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि मैंने बैरल राइडर के बारे में ऐसा कभी न कहा होता, इससे इन इलाकों में रहने वाला एक अंधा खरगोश भी लेक मेन के बारे में सोचने लगेगा। ठीक है, ठीक है। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती, और ड्रैगन से बात करते समय गलती से बच पाना मुश्किल है, या ऐसा मैंने हमेशा सुना है, बालिन ने उसे सांत्वना देने के लिए उत्सुकता से कहा। मुझे लगता है तुमने बहुत अच्छा किया। अगर तुम मुझसे पूछो तो तुमने एक बहुत ही उपयोगी चीज खोज निकाली और जिंदा घर लौट आए, और यह उन लोगों से कहीं ज्यादा है जो स्मोग जैसों से बात कर चुके हैं। पुराने वम के हीरे के वास्कट में खाली पैच के बारे में जानना शायद एक दया और आशीर्वाद की बात हो सकती है। इससे बातचीत का रुख बदल गया और वे सभी ऐतिहासिक, संदिग्ध और पौराणिक ड्रैगन हत्याओं और विभिन्न प्रकार के वार, प्रहार और अंडरकिट और विभिन्न कला उपकरणों और रणनीतियों पर चर्चा करने लगे, जिनके द्वारा उन्हें पूरा किया गया था। आम राय ये थी कि एक ड्रैगन को सोते हुए पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना लगता था, और उसे पकड़ने या उसे जगाने का प्रयास एक साहसिक सामने वाले हमले की तुलना में आपदा में समाप्त होने की अधिक संभावना थी।
जब तक वे बात करते रहे त्रश सुनता रहा। आखिरकार जब तारे झांकने लगे तो उसने चुपचाप अपने पंख फैलाए और उड़ गया। और जब तक वे बात करते रहे और छायाएं लंबी होती गईं, बिल्बो अधिक से अधिक दुखी होता गया और उसका पूर्वाभास बढ़ता गया। आखिरकार उसने उन्हें टोका। मुझे यकीन है कि हम यहाँ बहुत असुरक्षित हैं, उसने कहा, और मुझे यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं दिखता। ड्रैगन ने सारी खूबसूरत हरियाली को सुखा दिया है, और वैसे भी रात हो गई है और ठंड है। लेकिन मुझे अपनी हड्डियों में यह महसूस होता है कि इस जगह पर फिर से हमला होगा। स्मोग अब जानता है कि मैं उसके हॉल में कैसे आया, और आप उस पर भरोसा कर सकते हैं कि वो अनुमान लगाएगा कि सुरंग का दूसरा छोर कहाँ है। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो हमारे प्रवेश को रोकने के लिए पहाड़ के इस हिस्से को टुकड़े टुकड़े कर देगा, और अगर हम इससे कुचले गए तो उसे अच्छा लगेगा। आप बहुत उदास हैं, मिस्टर बैगिंस, थोरिन ने कहा। अगर स्मोग हमें बाहर रखने के लिए इतना ही उत्सुक है, तो उसने निचले सिरे को क्यों नहीं रोका? उसने ऐसा नहीं किया, वरना हम उसे सुन लेते। मुझे नहीं पता क्योंकि पहले तो वो मुझे फिर से फुसलाना चाहता था, और अब शायद इसलिए क्योंकि वह आज रात के शिकार के बाद तक इंतजार कर रहा है, या इसलिए क्योंकि वह अपने बेडरूम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। अगर वह ऐसा कर सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बहस न करें। स्मोग अब किसी भी समय बाहर आ जाएगा, और हमारी एकमात्र उम्मीद सुरंग में ठीक होने और दरवाजा बंद करने की है। वो इस बात को लेकर बहुत गंभीर लग रहा था कि बोनो ने आखिरकार वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। हालांकि उन्होंने दरवाज़ा बंद करने में देरी की, यह एक हताश करने वाली योजना लग रही थी, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वे इसे अंदर से फिर से खोल पाएंगे या नहीं, और एक ऐसी जगह पर बंद होने का विचार, जहां से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता ड्रैगन की मान से होकर जाता था, उन्हें पसंद नहीं था। इसके अलावा सब कुछ बिल्कुल शांत लग रहा था, बाहर और सुरंग के नीचे दोनों जगह। इसलिए वे काफी देर तक आधे खुले दरवाजे से थोड़ी दूर अंदर बैठे रहे और बातें करते रहे। बातचीत बोनो के बारे में ड्रैगन के दुष्ट शब्दों पर आ गई। बिल्बो चाहता था कि उसने उन्हें कभी न सुना होता, या कम से कम उसे पूरा यकीन हो कि बोने अब पूरी तरह से ईमानदार थे जब उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि खजाना जीतने के बाद क्या होगा। थोरिन ने कहा, हम जानते थे कि यह एक हताश करने वाला प्रयास होगा, और हम यह अब भी जानते हैं, और मुझे अब भी लगता है कि जब हम जीत जाएंगे तो ये सोचने के लिए पर्याप्त समय होगा कि इसके बारे में क्या करना है। जहाँ तक आपके हिस्से की बात है, बैगिंस, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम आपके आभारी हैं, और जैसे ही हमारे पास बांटने के लिए कुछ होगा, आप अपना 14वां हिस्सा चुन लेंगे। मुझे खेद है अगर आप परिवहन के बारे में चिंतित हैं, और मैं मानता हूँ कि कठिनाइयाँ बहुत बड़ी हैं। समय बीतने के साथ भूमि कम जंगली नहीं हुई है, बल्कि इसके विपरीत है, लेकिन हम आपके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, करेंगे, और समय आने पर लागत का अपना हिस्सा लेंगे। मेरी बात मानो या ना मानो, जैसा आप चाहें। इसके बाद बातचीत उस विशाल खजाने और उन चीज़ों पर आ गई जो थोरिन और बालिन को याद थीं। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वे अभी भी नीचे हॉल में सुरक्षित पड़े हैं। महान राजा ब्लेडोर्थिन, जो बहुत पहले मर चुका है, की सेनाओं के लिए बनाए गए भाले, जिनमें से प्रत्येक का सिर 3 बार गढ़ा गया था और उनके शाफ्टों में चालाकी से सोना जड़ा गया था, लेकिन उन्हें कभी वितरित नहीं किया गया या उनका भुगतान नहीं किया गया। बहुत पहले मर चुके योद्धाओं के लिए बनाई गई ढालें, थोर का बड़ा सुनहरा प्याला, 2 हाथों वाला, हथौड़े से पीटा हुआ और पक्षियों और फूलों से उकेरा गया, जिनकी आंखें और पंखुड़ियां रत्नों की थीं, सोने और चांदी से मढ़ा हुआ और अभेद्य कवच, देल के स्वामी गिरियन का हार, जो घास की तरह हरे 500 पन्ने से बना था, जिसे उसने अपने सबसे बड़े बेटे को बौने जुड़े छल्लों के एक कोट में हथियारबंद करने के लिए दिया था, जैसा पहले कभी नहीं बनाया गया था, क्योंकि यह 3 गुना स्टील की शक्ति और ताकत के साथ शुद्ध चांदी से बना था। लेकिन सबसे सुंदर वह महान श्वेत रत्न था, जिसे बोनो ने पर्वत की जड़ों के नीचे, पर्वत के हृदय, त्रेन के अर्केनस्टोन में पाया था। अर्केनस्टोन, थोरिन ने अंधेरे में बड़बड़ाते हुए कहा, अपनी थोड़ी को घुटनों पर टिकाए हुए आधा सपना देख रहा था। यह 1000 पहलुओं वाली ग्लोब की तरह था। यह आग की रोशनी में चांदी की तरह चमकता था, सूरज में पानी की तरह,
सितारों के नीचे बर्फ की तरह, चांद पर बारिश की तरह। लेकिन बिल्बो से खजाने की मोहग्रस्त इच्छा समाप्त हो गई थी। उनकी बातचीत के दौरान वह उन्हें केवल आधा ही सुन रहा था। वह दरवाजे के सबसे करीब बैठा था और एक कान बाहर से किसी भी तरह की आवाज के लिए लगा हुआ था। उसका दूसरा कान बौनों की बड़बड़ाहट के अलावा किसी भी तरह की गूंज के लिए सतर्क था, दूर से किसी भी हलचल की फुसफुसाहट के लिए। अंधेरा गहराता गया और वह और भी बेचैन होता गया। दरवाज़ा बंद करो, उसने उनसे विनती की। मुझे अपनी हड्डियों में छिपे उस अजगर से डर लगता है। मुझे ये सन्नाटा पिछली रात के हंगामे से कहीं कम पसंद है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, दरवाज़ा बंद कर लो। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जिससे बौनों को असहजता महसूस हो रही थी। धीरे धीरे थोरिन ने अपने सपनों को झटक दिया और उठकर उसने दरवाजे पर लगे पत्थर को लात मारकर हटा दिया। फिर उन्होंने उस पर जोर लगाया और दरवाज़ा एक झटके और एक खनक के साथ बंद हो गया। अंदर चाबी के छेद का कोई निशान नहीं बचा था। वे पहाड़ में बंद थे और एक पल भी जल्दी नहीं। वे सुरंग में मुश्किल से कुछ दूर ही गए थे कि पहाड़ की तरफ एक झटका लगा, जैसे जंगल के ओक से बने और दिग्गजों द्वारा घुमाए गए बैटरिंग ड्राम की टक्कर। चट्टानें गड़गड़ाहट से गूंज उठीं, दीवारें दरक गईं और छत से पत्थर उनके सिर पर गिरने लगे। अगर दरवाज़ा अभी भी खुला होता तो क्या होता, मुझे सोचना पसंद नहीं है। वे सुरंग में आगे की ओर भागे, इस बात से खुश कि वे अभी भी जिंदा हैं, जबकि उनके पीछे बाहर उन्हें स्मोग के क्रोध की दहाड़ और गड़गड़ाहट सुनाई दी। वह चट्टानों को टुकड़े टुकड़े कर रहा था, अपनी विशाल पूंछ के प्रहार से दीवार और चट्टान को तोड़ रहा था, जब तक कि उनका छोटा ऊंचा शिविर स्थल, झूसी हुई घास, त्रश का पत्थर, घोंघे से ढकी दीवारें, संकरी चट्टान और सब कुछ टुकड़ों में गायब हो गया और टूटे हुए पत्थरों का एक हिमस्खलन चट्टान से नीचे घाटी में गिर गया। स्मोग चुपचाप चुपके से अपनी खो से बाहर निकल गया था, चुपचाप हवा में उड़ गया था और फिर भारी और धीमी गति से अंधेरे में एक राक्षसी कौवे की तरह तैरता हुआ पहाड़ के पश्चिम की ओर हवा के साथ नीचे चला गया, इस उम्मीद में कि वहां कुछ या किसी को अनजाने में पकड़ लिया जाए और उस रास्ते की जासूसी की जाए जिसका इस्तेमाल चोर ने किया था। यह उसके क्रोध का विस्फोट था जब वो किसी को नहीं पा सका और कुछ भी नहीं देख सका, यहाँ तक कि जहाँ उसने अनुमान लगाया था कि वास्तव में रास्ता होना चाहिए। इस तरह से अपना गुस्सा निकालने के बाद उसे बेहतर महसूस हुआ और उसने अपने दिल में सोचा कि अब उसे उस दिशा से फिर से परेशान नहीं किया जाएगा। इस बीच उसे और बदला लेना था। बैरल राइडर, उसने नाक से कहा, तुम्हारे पैर पानी के किनारे से आए और तुम बिना किसी संदेह के पानी के ऊपर आ गए। मैं तुम्हारी गंध नहीं पहचानता, लेकिन अगर तुम झील के उन लोगों में से नहीं हो, तो तुम्हें उनकी मदद मिली थी। वे मुझे देखेंगे और याद करेंगे कि पहाड़ के नीचे असली राजा कौन है। वह आग में जलता हुआ उठा और दक्षिण की ओर रनिंग नदी की ओर चला गया।